नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और संरक्षण से संबंधित है। और यहाँ पर आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर उन समितियों के बारे में पूछा जा रहा है जो खास करके पश्चिमी घाट से जुड़ी हुई हैं, वहां के संरक्षण से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम पश्चिमी घाट के संरक्षण से जुड़े हुए समितियों की बात करें तो यहाँ पर 2 बहुत ही प्रमुख समितियां हैं। पहला है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति और दूसरा है माधव गाडगिल समिति। और ये दोनों समितियां पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी और संरक्षण से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चर्चा किया गया है पीताम्बर समिति का, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह समिति भी इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिमी घाट के पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पीताम्बर पंत को पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इसीलिए इसे पीताम्बर पंत समिति भी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह समिति पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए यह इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर चौथे पॉइंट में दिया हुआ है बीपी जीवन रेड्डी। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से नहीं। यानी कि यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो भी इसका उत्तर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला और तीसरे पॉइंट में जो समिति का चर्चा किया गया है वह पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी और संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है टेररिज्म नोज नो एज से NIA। और यहीं पर माधव गाडगिल रिपोर्ट की चर्चा की गई है और जिसके आधार पर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में आंदोलन मद्रास तक विस्तारित हो गया था। तो यहाँ पर यह बात भी सही है, चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में यह आंदोलन मद्रास में फैला। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह उच्च एवं मध्य वर्गों और जमींदारों तक ही सीमित रहा और जनता विशेषकर किसानों तक पहुंचने में विफल रहा। अगर हम स्वदेशी आंदोलन के कमियों के ऊपर चर्चा करें तो उनमें से यह प्रमुख कमी था कि यह आंदोलन उच्च एवं मध्य वर्गों और जमींदारों तक ही सीमित रहा और आम जनता की भागीदारी यहाँ पर कम थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है और हमने देखा कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा जहां पर 100 ईयर एगो में स्वदेशी कैंपेन को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है। और यहां पर एक तरफ जल डमरू मध्य और दूसरी तरफ संबंधित सागर या जल निकाय का चर्चा किया गया है। और यहां पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहां पर जो पहला जल डमरू मध्य है उसका नाम है होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसके सामने लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। इसे हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं और आप देखते हैं तो यहां पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है और दूसरी तरफ है पर्सियन गल्फ। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को मिलाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये दोनों कथन सुमेलित है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को।
दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है बब अल मंडेब, जिसके सामने लिखा हुआ है अदन की खाड़ी और लाल सागर। इसे हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बब अल मंडेब, जिसके एक तरफ है रेड सी और दूसरे तरफ है गल्फ ऑफ अडन। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है सुंडा जल डब्रू मध्य, जिसके सामने लिखा हुआ है दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर। अगर हम इसे मैप में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सुंडा स्ट्रेट और उसके एक तरफ है जावा सी और दूसरे तरफ है इंडियन ओशियन। तो अगर इस मैप के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह सही तरीके से सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर। यानी कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा कथन है वह सही तरीके से सुमेलित है, लेकिन तीसरा कथन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सुमेलित हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर आईएनएस तबर को लेकर के चर्चा किया गया है। यहां पर यह बताया गया है कि आईएनएस तबर को अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात किया गया है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायः समाचारों में रहने वाली सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, यह कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए सजा को निर्धारित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की बात करें तो यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा किया गया था कि अगर कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से अगर किसी के द्वारा कोई भी आपत्तिजनक संदेश भेजे जाते हैं तो यहाँ पर वह व्यक्ति सजा का पात्र होगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। यहाँ पर यह बात तो सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस धारा को निरस्त किया गया है, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि धारा 66A अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन है। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा है, और अनुच्छेद 21 जिसे हम बोलते हैं राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A इन दोनों अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनुच्छेद 21 का चर्चा किया जा रहा है। यानी कि दूसरा कथन गलत है और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसमें लिखा गया है रिमूव प्रोविजंस फ्रॉम स्टैट्यूट। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारणों की चर्चा करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव, वह इसके मुख्य कारण को इंगित करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व राइनो दिवस के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ एक समाचार आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है ऑन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एसेस इन आसाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और अगर हम विश्व राइनो दिवस के बारे में चर्चा करें तो यह दिवस हर साल 22 सितंबर को विभिन्न प्रकार के गैंडे की प्रजातियों के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है,
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 22 सितंबर को हर वर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, जहां पर गैंडों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उनको जो खतरे हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक सींग वाले गैंडे, सुमात्रन गैंडे, काले और सफेद गैंडे और जावन गैंडे शामिल हैं, जो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। और इन्हीं सभी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष विश्व राइनो दिवस का जो थीम है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, और थीम का नाम आपको याद रखना है कीप द 5 अलाइव। यहाँ पर 5 का मतलब है कि ये जो 5 प्रजातियां हैं जिसके बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा किया, उनको हमें जीवित रखना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व राइनो दिवस की घोषणा सबसे पहले विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 2010 में किया गया था, यानी कि सबसे पहले इसे सेलिब्रेट करने का जो शुरुआत है वह 2010 में शुरू किया गया और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया और हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को इन गैंडों की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जा सके और उनके सामने जो खतरे हैं उसके बारे में भी जागरूकता पैदा किया जा सके। आशा करता हूं कि आपको आज का यह डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप इन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।